हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो क्रीप शो सीजन 3 का लास्ट पार्ट। इसमें हम आखिरी 3 टेल्स को कवर करेंगे और इसी के साथ ये सीजन एंड हो जाएगा। हालांकि जल्दी 4th सीजन भी आने वाला है और पिछले तो चैनल पर है ही। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। 10वीं टेल का नाम है इन द ओकवुड्स पास्ट और इसके डायरेक्टर हैं ग्रेग निकोटेरो। ये कहानी है ओकवुड टाउन की, जहाँ एक गड़ी हुई टाइम कैप्सूल मिली है, इसलिए ये पूरा टाउन चर्चा में आ गया। 200 साल पहले ये टाउन पूरी तरह तबाह हो गया था। यहाँ के सारे लोग अचानक गायब हो गए थे, लेकिन कैसे ये कोई भी नहीं जानता। क्या पता बॉक्स में यही राज बंद हो, इसलिए हर कोई एक्साइटेड है। लेकिन बॉक्स खुलेगा अगले फ्राइडे को और इसे खोलेगा मेयर। फ्राइडे को इसलिए क्योंकि उस दिन 220 सालगिरह है लोगों के गायब होने की। अब यहाँ न्यूज में हम और भी काफी कुछ सुन पाते हैं, जैसे कि कारपेंटर आर्कटिक एक्सप्लोरेशन कलेक्शन। ये कॉल बैक है क्रीप शो मूवी को, जिसमें आर्कटिक से एक क्रेट मिली थी जिसके अंदर था फ्लफी। तो यानी ये दोनों टेल्स एक ही यूनिवर्स में एक साथ चल रही हैं। और आपको बता दूं कि ओकवुड मौजूद है कासल काउंटी में, और कासल रॉक जो स्टीफन किंग की स्टोरीज का गढ़ है वो भी मौजूद है कासल काउंटी में। साथ ही मेयर के ऑफिस में हम उसकी एक फोटो देख पाते हैं जॉर्ज रोमेरो के साथ, जो क्रीप शो मूवी के डायरेक्टर थे और नाइट ऑफ द लिविंग डेड के भी, जिसका रेफरेंस आपको हर दूसरी मूवी में मिल जाता है। और मेयर की आवाज दी है मार्क हैमिल ने। टाउन के मेयर की बेटी मार्नी यहाँ की लाइब्रेरियन है, जिसे उस टाइम के एक हिस्टोरियन इलाई लेस्टर द्वारा लिखी जर्नल्स मिल गई और इन्हीं के जरिए ये उस कैप्सूल तक पहुंच पाई। मार्नी की आवाज दी है डैनियल हैरिस ने। रिपोर्टर मैक को इंटरव्यू देने के बाद वो उसे उस बॉक्स तक ले आई जिस पर कुछ क्रीपी डिजाइन बने हुए थे। साथ में वो साल भी लिखा था जब ये टाउन उजड़ा था। अगले दिन स्कूल में मार्नी बच्चों को उस जर्नल में मिली कुछ फोटोज दिखा रही थी, लेकिन तभी प्रोजेक्टर खराब होने से उन्हें वो फोटोज भी दिख गई, जिनसे वो काफी डर गए। बाहर आकर वो मैक को बताती है कि तबाही से पहले लेस्टर ने टाउन के लोगों से उस बॉक्स को खोलने के लिए कहा था। वही उनकी आखिरी उम्मीद थी। उम्मीद किस लिए ये जर्नल में मेंशन नहीं है, लेकिन मार्नी ये मिस्ट्री सुलझा लेगी। वो एक फोटो को लेकर कंफ्यूज थी, तभी उसने फिगर आउट कर लिया कि वो है एक पेड़ की, और यहाँ उसे काफी कुछ समझ आने लगा। वो सीधा उस बॉक्स तक पहुंच गई क्योंकि चीजें इतनी सिंपल नहीं है। एक पेंटिंग के मुताबिक ये टाउन पहले डिस्ट्रॉय हुआ था 1421 में, फिर 200 साल बाद 1621 में, फिर उसके 200 साल बाद 1821 में। और फ्राइडे को इसे गड़े हुए एग्जैक्ट 200 साल बीत जाएंगे, यानी वो जो भी चीज है वो फिर एक बार टाउन को डिस्ट्रॉय कर देगी। उससे बचने के लिए इन्हें इस बॉक्स को खोलना होगा, जैसा कि लेस्टर ने लिखा था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस उन्हें उठाकर ले गई। वो अपने डैड को काफी समझाती है, लेकिन उसने उसे लॉक करवा दिया क्योंकि कल एक काफी बड़ा इवेंट है। एक पॉलिटिशियन ऐसा मौका नहीं छोड़ेगा। उसने मैक को भी समझा दिया कल ये काफी जोरों शोरों से रिपोर्टिंग करेगा। अगले दिन इवेंट शुरू होते ही सभी काफी एक्साइटेड थे, लेकिन मेयर के बॉक्स खोलने से पहले ही मार्नी वहां पहुंच गई क्योंकि फाइनली इसे सब कुछ पता चल गया। जो चीज इन्हें डिस्ट्रॉय करेगी वो कहीं और नहीं बल्कि बॉक्स के अंदर है। इलाई लेस्टर एक हिस्टोरियन था जिसे अपना टाउन काफी प्यारा था, पर टाउन के एक आदमी ने उसकी बेटी का मर्डर कर दिया और उसे कोई सजा भी नहीं मिली। वो पैसे देकर फ्री हो गया था, इसलिए गुस्से में उसने लोगों को पागल बनाकर उस बॉक्स के जरिए पूरा टाउन ही तबाह करा दिया, क्योंकि वो उस बॉक्स का इतिहास जानता था। उसने उस बॉक्स को यूज किया अपने रिवेंज के लिए, और आज मेयर इसे यूज कर रहा है, लेकिन इससे नुकसान उसी का होगा। वो बॉक्स कोई टाइम कैप्सूल नहीं बल्कि एक केज है। मरने से पहले लेस्टर ने जर्नल्स लिखकर फ्यूचर का भी जुगाड़ कर दिया था ताकि ये टाउन कभी ना फैले, और इसमें वो कामयाब हो गया। बॉक्स का ताला टूट चुका था, इसलिए मेयर ने अपनी बेटी को यहाँ से निकलने का ऑर्डर दे दिया, लेकिन अब काफी देर हो चुकी। मेयर को चीरते हुए बॉक्स में से निकला एक मॉन्स्टर, जिसने सीधा ही उसे फाड़ दिया, और वो अकेला नहीं है। उस बॉक्स में कई सारे मॉन्स्टर थे जिन्होंने एक ही झटके में वहां मौजूद हर एक इंसान को मार डाला। मैक वहां से भाग रहा था, तभी एक मॉन्स्टर ने उसके हाथ उड़ा दिए, साथ ही पैर भी। कैमरा गर्ल ये सब देखकर सुन थी, तभी एक मॉन्स्टर ने उसका भी काम कर दिया। मैक अब भी लटका हुआ था, इसलिए मॉन्स्टर ने उसे बीच में से फाड़ डाला। अब सभी मॉन्स्टर मारने के पीछे लग गए थे। इसी चक्कर में ऑफिसर मारा गया और उसकी कार ठुक गई, यानी अब इसका भी काम खत्म। उसकी आंख खुलने पर सभी मॉन्स्टर उसके सामने थे, जिन्हें देखकर उसकी सांसें रुक गई थी, लेकिन वो अटैक नहीं कर रहे क्योंकि मार्नी ओकवुड के बाहर है। ये लाइन क्रॉस नहीं कर सकते। वो सब वापस पहुंच जाते हैं उसी बॉक्स में, और एक मॉन्स्टर तो अपने साथ कैमरा भी ले गया, इसलिए हम देख पाते हैं कि वो बॉक्स सीधा कनेक्टेड है हेल से, जहां उन मॉन्स्टर्स का राजा मौजूद है। इसी के साथ ये टेल एंड हो गई। 11 टेल का नाम है ड्रग ट्रैफिक, और इसके भी डायरेक्टर हैं ग्रेग निकोटेरो। हम देखते हैं पॉलिटिशियन एवन मिलर को, जो हेल्थ केयर को लेकर यूएस की सरकार पर सवाल उठा रहा है क्योंकि इंश्योरेंस के बावजूद लोग इलाज अफोर्ड नहीं कर पा रहे। सस्ते इलाज के लिए वो बॉर्डर पार कर रहे हैं, और इससे अच्छा मुद्दा और क्या होगा सरकार को घेरने का। इसके मुताबिक इलेक्शन जीतने पर यह इलाज सस्ता कर देगा, इसलिए पब्लिक इसके साथ है। एक कैमरामैन को लेकर वो कुछ बीमार लोगों के साथ यूएस कनाडा बॉर्डर पर पहुंच गया, जहां से बॉर्डर पार करके ये सभी इलाज के लिए कनाडा जाएंगे, और ये सब रिकॉर्ड करवा रहा है एवन, ताकि ये मुद्दा और भी ज्यादा भड़क जाए और उसे थोड़ा गेन मिले।
उन सभी में से एक लड़की माई कुछ ज्यादा ही बीमार थी, लेकिन उसकी मॉम ने पिल्स देकर उसे शांत कर दिया। एवन वहाँ के गार्ड बियो के सामने नेता बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो एक कम्युनिस्ट है, वो इसे वोट नहीं देगा। बॉर्डर पार करने से पहले उन सभी लोगों की चेकिंग चल रही थी। तभी बियो को दोनों माँ बेटी पर शक हो गया, जो कि बिल्कुल सही था। थोड़ी पूछताछ करते ही बेटी ने सारी गोलियां उगल दी। साथ ही मॉम के बैग में कई सारी बाहर की दवाइयां मौजूद थी, जिन्हें देखकर समझ नहीं आ रहा कि ये दवाई लेने जा रही है या फिर देने। बाकी सभी को वेटिंग एरिया में भेजकर वो मॉम को पूछताछ के लिए ले आया, लेकिन उसकी बेटी की तबीयत काफी खराब हो गई, इसलिए वो एक दूसरे रूम में जाकर तड़पने लगी। यहाँ पर हम देख पाते हैं चीफ वुडनहेड एल, और आपको याद होगा कि चीफ वुडनहेड था क्रीपशो 2 में। मॉम भी जानती थी कि उसकी बेटी की हालत क्या है, इसलिए वो भी उसे काफी रिक्वेस्ट कर रही थी, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता क्योंकि सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। उन्हें बहस करते देख एवन अंदर आने लगा, इसलिए ब्यू पहुंच गया उसे समझाने। इधर माई एक बच्चे को बुला रही थी क्योंकि उसकी बीमारी नॉर्मल नहीं है। अचानक ही उसकी गर्दन बॉडी से अलग हो गई, साथ में कुछ ऑर्गन्स भी। यहाँ वो बन गई क्रेसो, साउथ ईस्ट एशियन फोकलोर के हिसाब से एक भयानक फीमेल स्पिरिट जो किसी को नहीं छोड़ती। बच्चे को मारकर उसने बॉडीगार्ड का भी काम तमाम कर दिया, और ये तो बस शुरुआत है। उधर ब्यू ने एवन को ड्रग्स के बारे में बताकर मॉम को हथकड़ी लगा दी। फिर भी कैमरा के सामने वो लेडी के लिए बेवजह केयर दिखा रहा था, इसलिए सवालों में फंसाकर ब्यू ने उसका असली रेसिस्ट चेहरा सामने ला दिया। इतने में माई ने अंदर सभी को मार डाला, और ये सब कुछ कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा था। ब्यू की गन छीनकर मामू से खुद को फ्री करने को कह रही थी ताकि मेडिसिन देकर माई को शांत कर सके, लेकिन ब्यू चुपचाप वहां से निकल गया। एक एक्स लेकर वो अंदर पहुंच गया, जहाँ की हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी। वहाँ बुरा मैसेकर मचा हुआ था। वो एक्स 7 को देकर दोनों एक रूम में पहुंच गए, जहाँ उन्हें माई मिल गई, लेकिन ब्यू की एक भी गोली उसे नहीं लगी, और उसकी बॉडी पर लगी गोली उसे डैमेज कर रही थी। उसकी मॉम के पास जाने पर वो ब्यू पर ही गोली चला रही थी, इसलिए वो दोनों मिलकर माई की बॉडी को डिस्ट्रॉय करने लगे, जिससे वो अपनी माँ के सामने ही मर रही थी, जो कि उससे देखा नहीं गया। कांच की मदद से उसने अपनी गर्दन काट ली, और यहाँ उन दोनों के सर आ गए आमने सामने। ये इसने इसलिए किया ताकि माई को एक नई बॉडी मिल सके, जो कि उसने कब्जा ली। अपना हाथ काटकर वो वापस बस तक पहुंच गई, जिसमें क्रीप उसका वेट कर रहा था। इसी के साथ ये टेल एंड हो गई। आखिरी टेल का नाम है अ डेड गर्ल नेम स्यू। इस टेल की खास बात यह है कि यह बेस्ड है नाइट ऑफ द लिविंग डेड के टाइम में। जब उस फिल्म के इवेंट्स हो रहे थे तभी हो रहे थे इस टेल के, और टेल्स को पुरानी मूवीज में मिक्स करना ये बस क्रीपशो की खासियत है, और कोई ये नहीं कर सकता। खैर, मुर्दे जिंदा होकर चारों तरफ फैल रहे हैं, इसलिए सरकार बिजी है, कोई भी सिस्टम ढंग से काम नहीं कर रहा। हम देखते हैं ऑफिसर एवन को, जिसके स्टेशन के बाहर कुछ लोग मौजूद थे जिनके इरादे ठीक नहीं लग रहे। वो मेयर के बेटे क्लेवन को मारने जा रहे हैं, क्योंकि वो एक काफी बड़ा क्रिमिनल है। रेप से लेकर मर्डर तक वो इस टाउन में सब कुछ कर चुका है, लेकिन आज तक उसे कोई सजा नहीं मिली, क्योंकि उसका डैड है मेयर। और सी बात से टाउन के लोग परेशान हैं। डैड की पावर का फायदा उठाकर क्लेवन ने कई क्राइम्स किए, यहाँ तक कि एक छोटी बच्ची सू का मर्डर भी, जिसका डैड जो भी यहाँ मौजूद है। एवन ने काफी बार उसे अरेस्ट किया, पर प्रूफ न होने की वजह से वो बच गया, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। आज ये उसे मार देंगे, और इस अफरा तफरी में किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। एवन उन्हें मना कर रहा था, लेकिन परमिशन किसी ने मांगी नहीं। वो चाहते हैं कि एवन उन्हें ज्वाइन कर ले, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया, इसलिए वो सभी चल दिए। एवन भी कार लेकर निकल गया। तभी रेडियो के जरिए उसके साथी ने उसे क्लेवन की लोकेशन बता दी, इसलिए वो वहां पर पहुंच गया। वहाँ एक ज़ॉम्बी लेडी मरी पड़ी थी, साथ ही क्लेवन भी वहीं पर था। एवन उसे सब कुछ बताता है, लेकिन उसे ये मजाक लग रहा था, वो भी पावर के नशे में चूर है। उल्टा वो एवन का ही मजाक उड़ाने लगा, लेकिन कानून से बंधे होने की वजह से ये कुछ भी नहीं कर सकता। वो उसे अरेस्ट कर रहा था, तभी कुछ ज़ॉम्बीज़ वहाँ पर आ गए, इसलिए दोनों को छुपना पड़ा। वहाँ कुछ बेड्स लगी हुई थी, साथ ही खून भी पड़ा हुआ था, जिसे देखकर एवन भी सोचने पर मजबूर हो गया। पहले उसे लगता था कि क्लेवन सचमुच इनोसेंट है, लेकिन वहाँ उस छोटी बच्ची सू का हेयर बैंड भी पड़ा हुआ था, जिसे देखकर एवन का खून खोल गया, और अब भी नहीं खोलेगा तो कब खोलेगा। वो उसे साथ लेकर निकल गया, और रास्ते में उसने सभी टाउन वालों को इन्फॉर्म कर दिया, जिससे वो सब भी काफी खुश हो गए। वो उसे पुलिस स्टेशन के बेसमेंट में ले आया, क्योंकि अब वो भी जानता है कि क्राइम प्रूव ना होने का मतलब क्राइम ना होना नहीं होता। ये मुजरिम है, इसे सजा मिलेगी। उसके सभी विक्टिम्स के घर वाले वहाँ जमा हो गए थे, लेकिन उसे अब भी होश नहीं है। उसका घमंड खत्म नहीं हो रहा, जबकि जल्दी ये इस दुनिया से खत्म होने वाला है। एवन उसे बताता है कि सू की बॉडी के पोस्टमार्टम के टाइम पर फोरेंसिक टीम अचानक यूरोप चली गई थी, जो कि कमाल था इसके डैड का। उसने उनकी पूरी ट्रिप स्पॉन्सर की ताकि पोस्टमार्टम ना हो, इसलिए इन्हें उसे दूसरे सेंटर भेजना पड़ा, जहां पोस्टमार्टम से पहले ही ज़ॉम्बीज़ फैल गए, इसलिए वो भी ज़ॉम्बी में बदल गई, और फिलहाल वो क्लेवन से मिलने के लिए बेकरार है। उन्होंने उसे वहां लाकर क्लेवन के सेल में छोड़ दिया, जहां उसने बदला ले लिया, लेकिन अभी एक और काम बाकी है, और वो है मेयर को मारना, जिसके लिए वो सब चल दिए। इसके बाद हम देखते हैं एक न्यूज़ रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट के साथ ओरिजिनल नाइट ऑफ द लिविंग डेड एंड हुई थी, और कुछ इस तरह टेल और मूवी दोनों आपस में जुड़ गई, और इसी के साथ ये सीजन एंड हुआ। और तीनों ही टेल्स यूनिक थी, इसलिए इन तीनों को रैंक कर देना अपनी पसंद के हिसाब से। तो अब बात करते हैं मोरल्स की। 10वीं टेल में दिखाया गया कि हर चीज़ आपकी लाइफ में अच्छा करने नहीं आती,
11 टेल में दिखाया गया कि पॉलिटिशियंस किसी के नहीं होते, वो भला सोचते हैं सिर्फ अपना। लास्ट टेल में दिखाया गया कि बुरा करने वाले का बुरा वक्त जरूर आता है। ये सीजन यहाँ पर होता है एंड। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक कर देना और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो ताकि नोटिफिकेशन को बार बार आपके फोन में जगह मिलती रहे। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट हम खत्म करेंगे टेल्स फ्रॉम द क्रिप्ट सीजन 6, तो मैं मिलता हूँ आपसे उसकी वीडियो में। तब तक के लिए सबको बाय।